ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम निवास पर सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने कोर्ट में संयुक्त रिपोर्ट देने पर जताई सहमति। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पर साधा गया निशाना। कहा, शिवराज सिंह ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। भोपाल में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल फिटनेस का आयोजन। मंत्री विश्वास सारंग ने मेजर ध्यानचंद को दी श्रद्धांजलि। इंदौर के ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित। पूर्व मार्कस कमांडो ने साझा किया अनुभव। अनूपपुर में डायल 112 एकीकृत आपातकालीन सेवा का शुभारंभ। मंत्री दिलीप जायसवाल ने की हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री निवास में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी समेत सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में ओबीसी आरक्षण पर सर्वसम्मति बनी और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मिलकर इस मामले का निराकरण करेंगे। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और 22 सितंबर से रोज सुनवाई शुरू हो रही है, इसीलिए 10 सितंबर को सभी पक्ष के वकील एक साथ बैठकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सर्वदलीय संकल्प से अच्छा परिणाम आएगा। उन्होंने बताया कि सभी दलों की सहमति से कोर्ट में संयुक्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये कदम पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट पूर्व में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने घोषणा की कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सर्वसम्मति बन गई है। उमंग सिगार ने कहा कि कांग्रेस पिछले 5 सालों से ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग और कांग्रेस के दबाव में आकर ये फैसला लिया है, क्योंकि उन्हें पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। उमंग सिगार ने बताया कि 5 साल पहले कमलनाथ सरकार ने ये आरक्षण लागू किया था, लेकिन तब शिवराज सरकार ने कोर्ट में आपत्ति जताई। जब सभी दल सहमत है तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पक्ष रखेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो घर बनाया था, उसमें अब बीजेपी गृह प्रवेश कर रही है। जल्द ही आरक्षण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सरकार दबाव के अंदर ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभाओं में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर
भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूं कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में अब पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री निवास में हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में मिलकर ओबीसी वर्ग के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने कहा कि सरकार पहले से ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने बैठक से खुशी जताते हुए कहा कि अगर ये बैठक पहले हो जाती तो आज ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल चुका होता। उन्होंने कहा सरकार भले ही देरी से आई लेकिन दुरुस्त आई। उमंग सिगार ने ओबीसी वर्ग को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। ने आज की बैठक का ब्यौरा दिया है। बहुत अच्छा स्टैंड है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 22-23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर, तो उसमें सभी पक्षों के वकील एक साथ होकर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के पक्ष में 27% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगी। सरकार दबाव के अंदर ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि शिवराज सिंह ओबीसी के नाम पर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का कानून बनाया था, जिसे बीजेपी सरकार ने रोक लगवाई। सर्वदलीय बैठक में सभी पक्ष और विपक्ष सहमत हुए हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर अधिवक्ता मिलकर सुप्रीम कोर्ट में रास्ता निकालेंगे। अरुण यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े आरक्षण को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। आरक्षण 27%, जिसकी मांग पूरा प्रदेश सालों से कर रहा है, और ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि 2003 से 25 के बीच में तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पिछड़े बने, लेकिन 27% आरक्षण हमारे पिछड़ों को नहीं मिला। 2019 में जब सरकार में कमलनाथ जी आए, तब 27% आरक्षण देने का कानून हमने बनाया। आज 19 से 25 हो गया है, उसको लागू भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने नहीं किया है। आज सब दल के लोगों ने एक ही बात, एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री से कही कि जो हक मध्य प्रदेश के पिछड़ों का है वो दिलाने का मध्य प्रदेश सरकार कर। सर, आप सहमत हैं आज की बैठक में जो भी चर्चा हुई है? आम सहमति तय हुआ है। सब दल के बैठक आए थे, हमारी तो पहले से मांग, तो आज मांग कर रहे हैं। ये मांग तो सालों से हो रही है। भोपाल में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मंत्री विश्वास सारंग ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मंत्री विश्वास सारंग ने फिट इंडिया की शपथ दिलाई।
बता दें कि टीटी नगर स्टेडियम में 1 घंटा खेल और मैदान में खेल की फिटनेस गतिविधियां हुई। वहीं मंत्री सारंग ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि 3 माह में कम से कम 10 लोगों को खेलों के प्रति प्रेरित किए। खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए खिलाड़ी हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। खिलाड़ी लोगों को खेल मैदान में आने और फिटनेस के लिए प्रेरित करें। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश हॉकी टीम बनाम रेलवे टीम का मैच होगा। सर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज संपूर्ण देश में खेल दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भी हम खेल उत्सव और खेलों की गतिविधियों को बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं। आज सुबह से इसकी शुरुआत हुई है और 1 घंटा खेल के लिए इस पंच लाइन के साथ ये महोत्सव शुरू हुआ है। आज पूरे दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे 313 ब्लॉक्स में और प्रदेश के महानगरों के हर वार्ड में कोई ना कोई खेल एक्टिविटी होगी। आज हमारा हॉकी का मैच है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होने वाले हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील विचारपुर को कहा था, शहडोल जिले के विचारपुर की टीम और सरदारपुर की टीम का हम एक मैच रख रहे हैं। और उसके साथ ही 31 तारीख ये बाइसिकल डे होगा, साइकिल का दिन होगा। उसमें एक बड़ी साइकिल की यात्रा निकाली जाएगी। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में दीक्षारंभ 2025 छात्र नव प्रवेशित कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पूर्व मार्कोस कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया और आरजे नवनीत थे, जिन्होंने मिलकर कार्यक्रम को प्रेरणादायी, सहज और रोचक बनाया। मुंबई आतंकी हमले के वीर योद्धा प्रवीण तेवतिया ने अपने कठिन ऑपरेशन और बंधक परिस्थितियों के अनुभव साझा किए, जिससे छात्रों में उत्साह और साहस बढ़ा। डीन एकेडमिक्स डॉक्टर गरिमा ने बताया कि विश्वविद्यालय सामाजिक मूल्यों के साथ छात्रों को कॉर्पोरेट रेडी बनाने का काम कर रहा है। कार्यक्रम में कई संकायों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। इस प्रकार दीक्षारंभ 2025 कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण एक सफल आयोजन साबित हुआ। अनूपपुर जिले में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में डायल 112 एकीकृत आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया, जिसके तहत डायल 112 की 10 गाड़ी जिले को मिली है। बता दें कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर कार्यक्रम में विधायक बहुसलाल, कलेक्टर हर्षिल पंचौली, पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान और जिले के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, महिला और चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डायल 112 नंबर पर कॉल कर सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त की जा सकेंगी। आज अनूपपुर जिले में डायल 112 का शुभारंभ किया गया। इसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री जी और अनूपपुर विधायक महोदय सभी उपस्थित रहे। इसमें अनूपपुर जिले को 112 की 10 गाड़ियां प्रदान की गई है। इसमें इसके आने से सबसे अच्छी ये चीज होगी कि सभी थानों पे एक डायल 100 जो है वो उपस्थित रहेगी, जिसको 112 नंबर पे कॉल करके और डायल 100 पे भी कॉल करके आप उसको अपनी सेवाओं के लिए बुला सकते हैं। ये जो गाड़ियां हैं, इनमें सभी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनके लिए पोर्टेबल स्ट्रेचर, आग बुझाने का सामान, रस्सा, लाइट, कैमरा, ये सारे चीजों के साथ ये सुसज्जित है। और इसके आने से सबसे अच्छी चीज जो ये होगी कि जो हमारा रिस्पांस टाइम है, अभी जो अनूपपुर जिले का जो रिस्पांस टाइम है वो आधे घंटे के आसपास, उस समय तो आपके कॉल लगाने के आधे घंटे के आसपास जो है गाड़ियां वहां तक पहुंच जाती है।
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रहे लाडली लक्ष्मी योजना से कई परिवारों को सहायता मिली है, लेकिन लाडली लक्ष्मी को कुछ लोग कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। मामला बरेली नगर के छिपा मोहल्ले से आया है, जहां प्रातः समय नगर परिषद का कचरा वाहन वार्ड वासियों से कचरा लेने के लिए पहुंचा। इस समय किसी ने प्रातः समय जन्मी बच्ची को कचरे में लपेटकर कचरा वाहन के डब्बे में फेंक दिया और कचरा बाहर चलने हुआ तो बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वाहन चालक ने गाड़ी रोकी और बच्ची को कचरा वाहन से बाहर निकाला। उक्त घटना के स्वरूप वार्डवासी मौके पर इकट्ठा हुए, जहां से बच्ची को कचरे से साफ कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया गया। उक्त जानकारी पुलिस थाने में पहुंचाई गई और मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत चौधरी सहित पुलिस प्रशासन सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची को उन्होंने देखा और तुरंत बच्ची का उपचार शुरू करवाया। भोपाल से सटे बैरसिया के ग्राम इमलिया स्वरूप के पास एक बदमाश ने लिफ्ट लेने के बहाने एक बाइक सवार युवक को रोका और फिर डंडों से पीटकर उसका मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हो गया। इस हमले से बाइक सवार घायल हो गया। वहीं घायल युवक ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके चलते पुलिस ने मामले में तीव्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देहात एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि 26-27 दरमियानी रात जब वे अपने घर से बैरसिया जा रहा था, तब तकरीबन रात 2 बजे जैसे ही इमलिया स्वरूप के पास पहुंचा तो वहां आरोपी अभिषेक अहिरवार ने लिफ्ट के बहाने उसे रोक लिया और उस पर डंडों से वार कर दिया। आरोपी युवक के अचानक हमले से चालक घायल हो गया, जिसका फायदा लेकर आरोपी मोबाइल और बाइक लूटकर वहां से फरार हो गया। मामले पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। थाना बैरसिया में दिनांक 27/8/25 को रात के 2 बजे के करीब फरियादी सज्जन गुर्जर जो अपने भाई के पास जा रहा था, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ में डंडे से मारपीट की और मारपीट करके और फिर उसका मोबाइल और उसकी मोटरसाइकिल छीनकर और फरार हो गया था। पुलिस को इसकी जब सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसमें तत्काल लूट के धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और सरगर्मी से टीम बनाकर आरोपी की तलाश की गई और इसमें पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और आरोपी से मोटरसाइकिल और मोबाइल दोनों बरामद कर लिए। और ये बेसिकली खेती किसानी ये सब का काम करता था और वहीं रामगढ़ा एक गांव है, रामगढ़ा, वहां के रहने वाला। आरोपी जो है उसका अभी आपराधिक रिकॉर्ड हम पता कर रहे हैं। ये रतुआ क्षेत्र का रहने वाला है जो कि गुनगा में आता है और हमें अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार गुनगा और निषादपुरा में इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसको हम संकलित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी व रवि परमार ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था माफियाओं के हाथ में है। हमारी जिम्मेदारी आरोपों को प्रमाणित करे। शिक्षा माफिया से गरीब छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं, पर सरकार गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले से देश में प्रदेश की छवि बिगड़ी है। इसके साथ ही कहा कि नर्सिंग कॉलेज के मान्यता के नियम बनाए गए हैं। शासकीय कॉलेज में फैकल्टी को लेकर कई छुट्टियां हैं। शासकीय नर्सिंग कॉलेज की फीस जहां 30 से 35 हजार होती है, वहीं निजी नर्सिंग कॉलेज में 70 हजार फीस लेते हैं। बीजेपी सरकार इसमें सहयोग कर रही है। गजराज मेडिकल की मान्यता बीजेपी सरकार की वजह से गई है। 2018 में नियम नर्सिंग कॉलेज के लिए नियम बने। मान्यता के लिए 33 नए कॉलेज ने आवेदन दिया, 3 जिसमें शासकीय और 30 कॉलेज हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए गए थे और ये नियम 2018 में बने थे। इसको हम मान्यता नियम 2018 भी कहते हैं। ये नियम इस प्रकार है, इसमें प्रचार, उपचार और प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वहीं 10 छात्र पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जब मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजों ने इस मान्यता के लिए अप्लाई किया, इस बार मध्य प्रदेश में 2025-26 सत्र में 33 नए कॉलेजों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 3 शासकीय नर्सिंग कॉलेज है और
30 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं। वही 360 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए। उन सब आवेदनों की हमने जब जांच की तो हमने बहुत सारी कमियां मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पाई। उसमें मैं सबसे पहले आपको भोपाल के जो कॉलेजेस हैं, भोपाल के 3 कॉलेजेस हैं। सबसे पहला हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज है, दूसरा हमारा भोपाल मेमोरियल BHRC है, तीसरा हमारा पंडित खुशीलाल। ये 3 भोपाल के शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं जो मध्य प्रदेश शासन के नियम है, मान्यता के 2018 के नियम है, उनका पालन नहीं कर रहे, जबकि इन्हीं नियमों के आधार पर CBI ने 2 बार जांच की है। हमारे दिए हुए सुझाव, हमारी की गई शिकायतें, उन पर किसी भी प्रकार से कोई गंभीरता नहीं ले रही है। आज हम जो चिकित्सा शिक्षा के विषय में आपको बताना चाहते हैं, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में नर्सिंग का एक महाघोटाला हुआ, जिसके कारण पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में हमने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में शिक्षा का हब हुआ करता था, जहां अन्य राज्यों के बच्चे शिक्षा अर्जित करने आते थे। जब वो यहाँ पे शिक्षा अर्जित करने आते थे तो यहीं पे पढ़ते थे और फिर यहीं पे रोजगार उनको प्राप्त हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी हमें एक अच्छा मेडिकल स्टाफ यहाँ पे प्राप्त होता था। परंतु आज यहाँ पे ये स्थिति है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश की शासकीय कॉलेजों में बच्चे अध्ययन करें। हमारे स्टूडेंट लीडर और युवा नेता ने उठाया है, वास्तव में जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में एक एकेडमिक एक्सीलेंस, कैंपस कल्चर और डिसिप्लिन होता है। आज मध्य प्रदेश में ये परिसर की संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। पुराने कॉलेजों पर आप दृष्टि डालें और नए कॉलेज जो खुल रहे हैं, तो शासन के निर्धारित मापदंड, चाहे वो शैक्षणिक स्टाफ को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर हो या प्रैक्टिकल्स को लेकर हो, ऐसी गंभीर शिक्षा जिसका संबंध मनुष्य के जीवन से है, वहां तैयार होने वाला जो तकनीकी व्यक्ति है, अगर वो अयोग्य है तो आपको समझ लीजिए कि नीम, हकीम, खतरेदान, ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सेस, ऐसे टेक्निकल स्टाफ, चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, आदि आदि, अगर ये ठीक से शिक्षण और प्रशिक्षण और शिक्षा से नहीं गुजरेंगे तो इसका असर पूरी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता से होगा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर के साथ ही त्योहारी सीजन का आगाज हो गया है। पूरे देश में गणपति बाप्पा मोरिया की जयकारे लग रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक दलों के कार्यालय में भी गणेश प्रतिमाओं का स्थापना विधि विधान से किया जा रहा है। अगले 10 दिन तक राजनीतिक कार्यालय में राजनीति के अलावा गणपति महाराज की पूजा अर्चना करते हुए नेता कार्यकर्ता नजर आएंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधायक भगवंत दास सबनानी की मौजूदगी में विधि विधान से गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर सभी ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का संकल्प लिया। दी के दाता, सुख शांति समृद्धि देने वाले, विघ्न हरने वाले, सबका कल्याण करने वाले गणपति जी महाराज की आज गणेश चतुर्थी के दिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्थापना हुई। लगातार अनंत चौदस तक यहाँ पूजन होगा। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सद्बुद्धि दें, हम खूब अच्छे से अपने जो पार्टी का काम है उसको करें। गणेश जी महाराज के श्री चरणों में
निवेदन है कि भारत उन्नति करे, प्रगति करे, मध्य प्रदेश खूब उन्नति करे, हमारा भोपाल शहर भी खूब उन्नति करे। ये प्रार्थना और सबके साथ सब पर उनकी कृपा रहे, धन धान्य से भरपूर हो मध्य प्रदेश। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।